बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फजल मालिक। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक टेबलेट के बारे में, दैट इज़ ज़ीज़ॉट। ज़ीज़ॉट जो इसका जो फार्मूला है, इसकी जो कंपोजिशन है वो है एज़िथ्रोमाइसिन। एज़िथ्रोमाइसिन जो है ये बिलोंग करता है मैक्रोलाइड। मैक्रोलाइड एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, लाइक एज़िथ्रोमाइसिन आता है, इसके अलावा भी आते हैं, दैट इज़ क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड रोक्सिथ्रोमाइसिन। अच्छा, अब बात करते हैं इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में कि ये काम कैसे करते हैं। तो ये बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, यानी ये बैक्टीरिया की जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम इसकी यूज़ेस की। यूज़ की अगर हम बात करें तो इसमें जो पहले इसका यूज़ है वो है रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसको यूज़ किया जाता है, चाहे वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक हो या लोअर हो। लोअर में ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अपर में भी इसको यूज़ किया जाता है। अगर अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की एक एग्जांपल हम ले लें तो वो है टॉन्सिलाइटिस, यानी टॉन्सिल्स में ये बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। लोअर की रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो वो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके मज़ीद जो यूज़ है उसमें है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी पेशाब का कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और टाइटस मीडिया मतलब कान का जो इन्फेक्शन है उसमें भी यूज़ किया जाता है। स्किन में कोई इन्फेक्शन है, स्किन में कोई स्वेलिंग हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। नमूनिया में इसको यूज़ किया जाता है। जो डिप्थीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें भी यूज़ किया जाता है। अब डिप्थीरियल इन्फेक्शन क्या होता है? डिप्थीरियल इन्फेक्शन जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है क्रॉनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया। अब ये जो इन्फेक्शन है इसमें क्या होता है, तो इस इन्फेक्शन में जो टॉन्सिल्स है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाती है, ग्रेश कलर की मेम्ब्रेन बन जाती है। यूजुअली टॉन्सिलाइटिस में वाइटिश कलर की मेम्ब्रेन बन जाती थी, वाइटिश बीड्स के फॉर्म में मेम्ब्रेन बन जाती है, लेकिन इस इन्फेक्शन में जो डिप्थीरियल इन्फेक्शन है वहाँ पे ग्रेश कलर की मेम्ब्रेन बन जाती है। तो इसको डिप्थीरियल इन्फेक्शन में भी यूज़ किया जाता है। और इसके मज़ीद जो यूज़ है वो है क्लेमीडियल इन्फेक्शन। क्लेमीडियल इन्फेक्शन जो होता है ये एक सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, ठीक है। सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से मुराद ये है कि जो लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स कर देते हैं विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के साथ, तो उसको हम STD बोलते हैं, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं, उसमें भी ये इफेक्टिव होती है। इसके अलावा इसकी यूज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज़ है वो है H. पायलोरी इन्फेक्शन। जो मादे का जो ज़ख़म होता है उसको H. पायलोरी इन्फेक्शन बोलते हैं, उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है एज़िथ्रोमाइसिन जो है या क्लेरिथ्रोमाइसिन हो, इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। टॉन्सिलाइटिस में प्रिस्क्राइब किया जाता है, सोर थ्रोट में भी किया जाता है, मतलब गले का ख़राब होना। एक होता है टॉन्सिल्स का बन जाना, एक सोर थ्रोट होता है, इसमें डिफरेंट है। टॉन्सिल्स में टॉन्सिलाइटिस जो है उसमें टॉन्सिल्स डेवलप हो जाते हैं, मुकम्मल एग्जामिनेशन में आपको पता चल जाता है कि टॉन्सिल्स डेवलप हुए हैं, टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सोर थ्रोट गले में खराश का आ जाना, गला ख़राब होना, ठीक है। अच्छा, तो सोर थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस और जो है H. पायलोरी इन्फेक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये तो आ गए इसकी यूजेस। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट है वो है दिल मतली का होना, यानी नौजिया होना, उल्टी का आना, ठीक है ना, डायरिया का लग जाना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट मतलब पेट में दर्द का होना। और इसके अलावा इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसमें स्किन रैशेस बन सकते हैं, स्किन के ऊपर इचिंग, खारिश लग सकती है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ गए। अब हम बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। देखिए, अगर हम चलो यूज़ेस से पहले हम बात करते हैं इसके ब्रांड्स के बारे में। ये जो मेरे पास इस वक्त पड़ी है ये ज़ीज़ॉट है। इसके अलावा इसके ब्रांड्स हैं, लाइक ज़िट्रो में आता है, एज़ोमैक्स में आता है, ज़िट्रो, एज़ोमैक्स एंड ज़ीज़ॉट। 250 mg में आता है टेबलेट जो है, और 500 mg में आता है। मोस्ट कॉमनली ये जो ज़ीज़ॉट है, इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन जो एज़िथ्रोमाइसिन के जो ब्रांड है उसको जो यूज़ किया जाता है आजकल वो है एज़ोमैक्स नाम की ब्रांड है। उसकी पिक्चर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एज़ोमैक्स नाम की ब्रांड है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन यहाँ पे हम ज़ीज़ॉट की बात करें, याद ये रहे कि ये जो भी ब्रांड्स है, चाहे वो एज़ोमैक्स है, ज़िट्रो है या ज़ीज़ॉट है, सबका यूज़ जो है एक ही है, साइड इफ़ेक्ट एक ही है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन एक ही है, तरीक़ा इस्तेमाल एक ही है। 250 और 500 mg में आता है ये। अच्छा, तो इसको लेना कैसे है? देखिए, अगर 250 mg यूज़ करना हो ना तो उसमें फिर आपने दिन में 2 दफ़ा एक टेबलेट आपने लेनी होती है, और 500 mg अगर यूज़ करते हो तो आपने दिन में एक ही दफ़ा लेनी होती है।
वो डिपेंड करता है एज पे। अगर एज जो है वो 10-12 साल से ऊपर है, अप टू 18 ईयर है, तो 250 mg दे दो। और अगर 18 साल से ऊपर की एज है तो फिर आप 500 mg दो। और इवन वहाँ पे फिर आप जो है वो 500 mg भी दिन में 2 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो, ये तो बात हो गई इसके तरीके इस्तेमाल की। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन का कोविड-19 में, जो कोरोना वायरस है, उसमें क्या रोल है। देखिए, जब स्टार्ट में जब कोविड के जो केसेस शुरू हुए थे, तो उस वक्त जो फर्स्ट जो चॉइस थी एंटीबायोटिक की वो थी एजिथ्रोमाइसिन थी। और उसमें भी एजोमैक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। एजिथ्रोमाइसिन और उसका जो ब्रांड था वो एजोमैक्स यूज़ होता था। इनिशियली जितने भी पेशेंट्स आते थे, जितने भी कोविड के पेशेंट्स आते थे, वहाँ पे एज एन एंटीबायोटिक जो है वो एजोमैक्स यानी एजिथ्रोमाइसिन जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता था। बाद में ये देखा गया कि वो जो पेशेंट्स जो एजोमैक्स ले रहे थे उनको डायरिया होने लगा। जब डायरिया होने लगा तो डॉक्टर्स परेशान हुए कि यार ये डायरिया किस वजह से हो रहा है। तो फिर वहाँ से तहकीक करने से ये पता चला जो एंटीबायोटिक दी जाती है कोविड-19 में, जो एजिथ्रोमाइसिन जो कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती थी, वो उसकी मेन वजह बनी कि एजिथ्रोमाइसिन जो है ये सीवियर डायरिया काज करता है कोविड के पेशेंट्स के अंदर। अच्छा, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स में भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो है डायरिया भी उसका एक साइड इफ़ेक्ट है। अच्छा, तो अब जब कोविड के पेशेंट में ये देखा गया कि उनको डायरिया हो रहा है, तो अब तो एंटीबायोटिक जो है वहाँ पे उनको तो देनी थी, तो अब वहाँ पे उसको फिर रीप्लेस किया गया, एजिथ्रोमाइसिन को रीप्लेस किया गया किसी दूसरे एंटीबायोटिक से। अब वो जो दूसरी एंटीबायोटिक थी वो मैक्रोलाइड्स नहीं थी, यानी क्लेरिथ्रोमाइसिन एरिथ्रोमाइसिन कोई नहीं था, क्योंकि सबका साइड इफ़ेक्ट डायरिया करना है। तो इसके बजाय उन्होंने, जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने प्रिस्क्राइब करना शुरू किया जी फ्लोरोक्यूनिलोन्स को। फ्लोरोक्यूनिलोन्स में सिप्रोफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, जिमीफ्लोक्सासिन, ये सारे आते हैं। लेकिन जो फ्लोरोक्यूनिलोन्स हैं उसमें भी ज़्यादातर मॉक्सीफ्लोक्सासिन जो है वो प्रिस्क्राइब करने लगे, क्योंकि ये कहा गया कि जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है और जो लिवोफ्लोक्सासिन है, जो फ्लोरोक्यूनिलोन्स है, ये यूटीआईज़ के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। तो बेहतर ये है कि आप मॉक्सीफ्लोक्सासिन प्रिस्क्राइब किया जाए। तो जो रोल था कोड में यही था कि ये जो है ये पहले इसको इनिशियली बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता था। बाद में पता चला कि ये डायरिया कर देता है, तो कोविड के पेशेंट्स को मज़ीद मसला बन सकता था, तो इसलिए फिर इसको रिप्लेस किया गया किसी दूसरे एंटीबायोटिक से। अब ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता, कि कोविड पेशेंट में यूज़ नहीं किया जाता, आजकल भी इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन जब पेशेंट शिकायत करता है कि डॉक्टर साहब मुझे डायरिया हुआ है और सीवियर किस्म का डायरिया हुआ है, तो फिर इस एंटीबायोटिक को, जो एजिथ्रोमाइसिन है, उसको रिप्लेस किया जाता है किसी और एंटीबायोटिक से। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको कहा कि मॉक्सीफ्लोक्सासिन जो है इसकी जगह बहुत ज़्यादा रिप्लेसमेंट में यूज़ की गई है। सो दैट्स ऑल अबाउट एजिथ्रोमाइसिन। थैंक यू।